जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट पे। सबसे पहले आप लोग बताइए कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जबरदस्त होंगे। सुपर बेसिक बैच 1.0 का बेटा ये क्लास 6 है। इससे पहले मैं सुपर बेसिक बैच 1.0 सीरीज में 5 क्लास आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, जो आपके अपने YouTube चैनल EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको सबसे पहले आप देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बात किया है और बहुत ही यूनिक कंसेप्ट के ऊपर बात किया है। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं, क्लास 6 में मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो कि है वर्ब। क्लास 5 में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था सब्जेक्ट को लेकर के कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, यानी किसके पास में राइट्स होता है कि वो सब्जेक्ट बनेगा और किसके पास में मतलब कौन सब्जेक्ट बन सकता है और कौन सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। इन सभी चीजों के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ में क्लास 5 में मैंने बात किया था। मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा था कि इंग्लिश को कैसे समझे हम लोग। आपको पता है पूरे इंग्लिश के दुनिया में आपको 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं समझना, जो कि आप जानते ही होंगे। पूरा इंग्लिश मेरे भाई मेरे दोस्त इसी पे ही बेस्ड होता है। एक होता है आप जानते हैं सब्जेक्ट, और दूसरा है वर्ब, और तीसरा है आपका अदर वर्ड। अदर वर्ड या आप यूं इसको कहें, इसी को आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था क्लास 5 में। सब्जेक्ट के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में, इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा वर्ब के बारे में। आपको पता है ये सीरीज जो है ये बेसिक सीरीज चल रही है। इनमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं केवल हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। जब मैं आप लोगों के साथ में स्पेशल क्लास, एडवांस क्लास लेकर के आऊंगा, आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, तो वहां पे मैं आप लोगों को डिटेल में वर्ब के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में और अदर वर्ड ऑब्जेक्ट के बारे में, या मतलब कहने का मतलब है ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। यहां पे केवल हम लोगों को अपने बेस को मजबूत करना, अपनी जड़ को मजबूत करना है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आप लोग पैसेंसफुली आप देखिए और आप अपने समझ को इंप्रूव करें। किस तरह से आप इंग्लिश को समझे, किस तरह से आप इंग्लिश को लिखे, किस तरह से आप इंग्लिश को बोले, ठीक है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। आप लोग इस क्लास में अंत तक जरूर बना रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। और आप याद रखें, हर क्लास से आपको कुछ ना कुछ यूनिक चीजें सीखने को जरूर मिलेंगी, जो आपने पहले कभी नहीं सीखा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। और यदि हाँ, जब भी मेरी क्लास, मेरे भाई बड़े ध्यान से समझिए मेरी बात को, जब भी मेरी क्लास आप देखो ना, तो आपके पास में पेपर और पेन होना चाहिए। ये 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको इंफॉर्मेटिव नॉलेज लगे, जो भी इंफॉर्मेटिव जानकारी लगे, उसको आप अपने नोटबुक में, अपने पेपर में उसको नोट डाउन कर लिया करें, लिख लिया करें, ताकि आप जब दोबारा से उसको पढ़ें तो आप अच्छे से उसको रिवाइज कर सकें, ठीक है। और आपको यह भी पता होगा कि ये जो सुपर बेसिक बैच 1.0 जो मैं लेकर के आप सभी लोगों के साथ में आया हूं, आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, ये 3 सेगमेंट को फॉलो करते हुए ये क्लासेज रन कर रही हैं, ये सीरीज। पहले मैं आप लोगों को 15 to 20 मिनट्स आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा बेसिक के ऊपर। उसके बाद में मैं राइटिंग के ऊपर डिस्कस करूंगा कि किस तरह से आप अपने राइटिंग स्किल को इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप लोगों को लिखना है, कोई भी शब्द है तो उसको कैसे लिखो, ये सब चीजों के ऊपर बात करेंगे। और फिर मैं आप लोगों को 15 to 20 मिनट्स आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि कैसे इंग्लिश को बोले, कैसे आप लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोले, जो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मैं आप लोगों के साथ में हर क्लास में आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, और इस क्लास में भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, ठीक है। अगर आप
चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। AWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट ये आपका ही चैनल है। और यदि ये क्लासेज आप लोगों को अच्छी लगेंगी तो प्लीज लाइक करना ना भूला करें, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हो तो हम लोगों को यानी अंदर से वाइटल एनर्जी मिलती है, यानी हमारे अंदर की जो शक्ति है वो इंप्रूव होने लगता है कि हाँ सभी लोग पसंद कर रहे हैं क्लासेस को। और इसको शेयर कर मतलब शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में, मेरे भाई शेयर भी कर दिया करो, ताकि वो लोग वो बच्चे भी इस क्लास का बेनिफिट ले सके, अपने नॉलेज को बूस्ट कर सके, अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सके। ठीक है, तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है वर्ब। वर्ब जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सा है और बड़ी इजीली वे में आप इसको समझ सकते हो और बहुत आसान से आप इसको समझोगे। और मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान देंगे। पहले नंबर हम लोग समझते हैं वर्ब क्या है, वर्ब को किस तरह से हम लोग समझे। तो सबसे पहले क्लास को यहीं से स्टार्ट करेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है मेरे भाई, आपको पता होगा वर्ब को हिंदी में बोला जाता है क्रिया। हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रिया। ध्यान रखेंगे, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब का क्या मतलब होता है? तो वर्ब मीन्स होता है एक्शन। वर्ब मीन्स क्या होता है? एक्शन। या आप इसी को क्या बोलते हो? स्टाइल। जैसे आप कोई भी कार्य करते हो ना तो उसमें क्या होता है मेरे दोस्त? एक्शन होता है। जैसे मैं अगर कहूं कि आप मुंबई जाते हो, तो जब मुंबई जाने की जो जाने वाली क्रिया है, जो जा रहे हो, तो उसमें एक एक्शन हो रहा है। आप आम खाते हो, तो जो आप खाते हो तो उसमें भी आपकी जो हैंड होती है वो मूव करती है, उसमें भी एक्शन होता है। चलने का अलग अलग स्टाइल होता है, समझ पा रहे बात? हर व्यक्ति का अपना अपना स्टाइल होता है चलने का, बात करने का अलग अलग स्टाइल होता है। तो उसे ही क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? वर्ब कहा जाता है। मैं इसको बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, केवल आप अंत तक इसको देखिएगा और समझने का प्रयास करिए। आप हिंदी में सर कैसे मैं पहचानूं कि ये वर्ब है और किस तरह से मैं इसको प्रिडिक्ट कर सकता हूं, अनुमान लगा सकता हूं कि वर्ब है? ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। वर्ब को पहचानने के लिए आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। अगर आप वर्ब को पहचानना चाहते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखना, कोई भी ऐसा शब्द है, कोई भी ऐसा शब्द है जिसके लास्ट में ना लगाने से यदि उसका शाब्दिक अर्थ सही सही निकल रहा है, यानी वो शब्द जो है वो सही शब्द में यानी फ्रेम हो जा रहा है, सही शब्द का निर्माण हो जा रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? वर्ब। जैसे मैं अगर आपसे कहूं खा, अगर मैंने खा बोल दिया और इसमें मैंने ना लगा दिया मेरे दोस्त, तो क्या हो गया? खाना। खाना। अब अगर मैं पी लिखा है, अब इसमें ना लगा दिया पीना, तो क्या हो गया? ये भी क्या है? वर्ब है। आप यूं कह सकते हैं कि जो भी वर्ब होता है उसके हिंदी शब्द के अंत में क्या आता है? आपको ना देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा मेरे दोस्त? ना देखने को मिलेगा। अब कोई भी चीज आप बोलिए, खाना पीना, रहना उठना, बैठना, सोना, जाना, जागना, जो भी आपके मन में आता है, चलना, जो भी आपके मन में आता है मेरे दोस्त, हर चीज क्या है? वर्ब है। हिंदी वाक्य में हिंदी शब्द के अंत में अगर आप ना देख रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? वो क्या है? वर्ब है। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि सर करीना, अब करीना है, करीना, अब करीना में भी तो लास्ट में ना आता है सर, क्या ये भी वर्ब है? मेरे दोस्त ये वर्ब नहीं है। करीना जो है ये किसी का नाम है। अब करीना में आप ना अगर लगा देते हो तो ये क्या शाब्दिक अर्थ ये सही अर्थ दे रहा है? नहीं दे रहा। करीना ना नहीं दे रहा शाब्दिक अर्थ। समझ में आ रहा बात? ये नाम है मेरे दोस्त, मैं नाम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ब की बात कर रहा हूं। समझ पाए ये बात? ये चीजें आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। समझ में आया मेरे दोस्त? अब मैं आप लोगों को बता दूं वर्ब एक्चुअली होता क्या चीज है, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा मेरे भाई। वर्ब याद रखना, वर्ब सेंटेंस का यानी वर्ब सेंटेंस का राजा होता है। वर्ब जो होता है मेरे भाई सेंटेंस का राजा होता है, राजा होता है। आपको लिखना है वर्ब सेंटेंस का राजा होता है और बिना राजा के ध्यान रखना, बिना राजा के राज अधूरा होता है।
बिना राजा के राज अधूरा होता है। अब कुछ बच्चे इसमें से ऐसे भी होंगे कि सर क्या हिस्ट्री पढ़ाने लगे? अरे नहीं मेरे भाई, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को केवल और केवल आसानी से आसानी भाषा में, यानी आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। समझ में आ रहा बात? अब मैंने राजा किसको बोला? तो राजा मैंने वर्ब को बोला। समझ में आया? यानी राजा कौन है? वर्ब है। कोई भी वाक्य है, कोई भी सेंटेंस है, उसमें जो वर्ब होता है वो किंग होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? किंग होता है। और बिना किंग के राज कोई नहीं चल सकता है, कोई राज नहीं हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है? अर्थात बिना वर्ब के, बिना वर्ब के, आप बात तो समझिएगा, बिना वर्ब के कोई भी बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता है। सेंटेंस नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। समझ में आया बात? बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। वर्ब सेंटेंस का राजा होता है, और राजा मैंने किसको बोला? वर्ब को बोला। और वर्ब के बिना राज नहीं हो सकता है, और राज मैंने किसको बोला मेरे दोस्त? सेंटेंस को बोला। उसी प्रकार से जैसे राजा के बिना कोई राज नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है। समझ पाए या नहीं समझ पाए? मेरी बात को आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? ये चीज आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। ये हो गया पहला पॉइंट आपका, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। इंग्लिश लिखते समय, लिखते बोलते समय, अंग्रेजी लिखते बोलते समय वर्ब महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अर्थात बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बन सकता, नहीं बनता है। बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं बनता है। यानी अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं या लिखते हैं मेरे भाई, तब आपका जो ये वर्ब होता है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता है। इस बात को आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। इस बात को आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे। तीसरा पॉइंट आपका है, तीसरा पॉइंट क्या है मेरे दोस्त? हर वर्ब यानी हर वर्ब का मतलब सभी वर्ब। कहने का क्या मतलब है? सभी वर्ब सेंटेंस का निर्माण कर सकता है। यानी सभी वर्ब सेंटेंस का निर्माण कर सकता है। कभी कभी लिखना आप लोग, कभी कभी सिंगल वर्ब अर्थात अकेला वर्ब सेंटेंस की भांति, सेंटेंस की तरह कार्य करता है। सेंटेंस की तरह कार्य करता है। समझे मेरे भाई? समझे मेरे दोस्त? बहुत ध्यान से समझिएगा। कभी कभी जो वर्ब होता है वो अकेले ही सेंटेंस की भांति कार्य करता है। कहोगे कैसे सर? जैसे आपको पता होगा इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, आप इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो आपके अपने इसी EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट पे इसको बहुत डिटेल में बताया जाएगा। आप लोग समझिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वह सेंटेंस जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता हो।
ऐसा सेंटेंस जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता हो, यानी V1 से स्टार्ट होता हो, उसे उस प्रकार के सेंटेंस को क्या बोला जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। जैसे कभी कभी आप बोलते हो गो दियर, गो दियर, बात समझिएगा। कभी कभी क्या बोलते हो? गो दियर, वहां जाओ। या टीचर आप देते होंगे, जब आप स्कूल में जाते होंगे तो टीचर्स क्या बोलता है? स्टैंड अप, यानी खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप। आप मेरी बात को समझिएगा मेरे भाई। तो ये स्टैंड अप क्या है? एक ही वर्ड है, ये वर्ड है मेरे भाई, तब भी ये एक सेंटेंस की भांति कार्य करता है। समझ में आया? जैसे कोई बोल दिया सिट डाउन, क्या बोल दिया? सिट डाउन। तो सिट डाउन अगर कोई बोल दिया तो इसका क्या मतलब हुआ? कि ये भी एक सेंटेंस की भांति कार्य कर रहा है। ये देखिए सिट डाउन, ये भी एक प्रकार का वर्ब है। जैसे कभी कभी गुस्से में कोई ऑर्डर देते हैं, आपके पिताजी हैं, आपके माताजी हैं, अगर मान लीजिए आपका कोई बड़ा भाई है या बहन है, अगर गुस्से में कभी आती है तो कहते गो, मतलब वहां जाओ, यानी गो, जाओ यहां से। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह का भी सेंटेंसेज होता है, अगर वो सिंगल वर्ड भी वर्ब का यूज कर दे तब भी वो क्या एक सेंटेंस की भांति कार्य कर सकता है। समझ पाए मेरे भाई? तो इसीलिए मैंने बोला कि जो वर्ब होता है वो क्या होता है? सेंटेंस का किंग होता है, राजा होता है। बिना वर्ब के सेंटेंस संभव नहीं है। इस चीज को अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए आप लोग। बिना वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना है आप लोगों को, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा। सेंटेंस सॉरी वर्ब का क्या मतलब होता है? वर्ब मतलब होता है एक्शन और स्टाइल। यानी वर्ब क्या है? वर्ब एक एक्शन, वर्ब एक एक्शन और स्टाइल होता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन होता है और वो आर कर लो, या स्टाइल होता है। जैसे आप कोई भी एक्शन करते हो, कोई भी आप कुछ भी आप करते हो, यानी कहीं पे जाते हो, आते हो, उठते हो, बैठते हो, किसी से बोलते हो, तो वो क्या हो गया? आपका एक्शन हो गया। समझ आ रहा बात? तो वर्ब का क्या मतलब होता है? एक्शन। या हर आदमी का अपना अपना स्टाइल होता है, चलने का, फिरने का, बोलने का। तो ये भी क्या हो गया? ये भी एक वर्ब ही है। तो ध्यान रखेंगे, वर्ब का क्या मतलब होता है? वह एक एक्शन होता है या क्या होता है? स्टाइल होता है। मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें मेरे दोस्त आप लोग समझ पाए होंगे, ये चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। अब मैं आप लोगों को वर्ब का एक्चुअल डिफिनेशन बता रहा हूं। ये चीजें थी इंट्रोडक्टरी। इतना आपको पता होना चाहिए कि वर्ब जो होता है वो सेंटेंस का राजा होता है। वो यानी कहने का मतलब है कि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है। सेंटेंस में यानी वर्ब जो होता है अकेले आकर के एक सेंटेंस की तरह कार्य कर सकता है। वर्ब जो है अकेले आकर के एक सेंटेंस की भांति कार्य कर सकता है। समझ पा रहे मेरे भाई? समझ में आ रहा है? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्त के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। चाहे जो भी दोस्त हो, चाहे लेडी हो, चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, सबके साथ में शेयर कर दो। इस क्लास को पूरे भारत में फैला दो मेरे भाई, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव क्लासेस होने वाली हैं। और आप देख रहे हो कितने अच्छे से मैं एक एक पॉइंट को आपके समक्ष लिख रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं वर्ब के बारे में एक्चुअल डिफिनेशन आप लोगों को बता रहा हूं, किस तरह से आपको डिफाइन करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए मेरे भाई, हम लोग बात करते हैं एक्चुअल डिफिनेशंस के ऊपर कि वर्ब एक्चुअल होता क्या चीज है। समझ में आया बात? तो वर्ब को आप कई तरीके से डिफाइन कर सकते हो, अलग अलग प्रकार से इसको आप डिफाइन कर सकते हो। वेरियस वे हैं इसको डिफाइन करने के। तो मैं इसके कई डिफिनेशन लिख रहा हूं, जो आपको इजी लगेगा वो आप फॉलो करिएगा। और वो आप किसी अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप उस चीज को बताएंगे, ठीक है? और उसको आप समझिए, बताने के लिए नहीं, आप स्वयं को समझने के लिए, यानी स्वयं को अच्छे से समझने के लिए उस चीज को पढ़िए, ठीक है ना? या आपका कोई छोटा भाई है, अगर आप उसको समझाना चाहते हैं तो उसको आप इजी वे में समझा सकते हैं, ठीक है? तो इसको मैं आप लोगों के समक्ष लिख रहा हूं। आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये डिफिनेशन है। आप देखिएगा भाई, वर्ब क्या होता है? व्हाट इज वर्ब? तो वर्ब को आप डिफाइन करने के लिए कई प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हो द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, the word which denotes an action
स्टेट और पोजीशन इज नोन एज वर्ब। आप इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया कि वह शब्द जो ये डिनोट्स करता हो, ये व्यक्त करता हो, क्या व्यक्त करता हो, यानी एक्शंस को व्यक्त करता हो, या स्टेट अवस्था को बताता हो, या अधिकार को बताता हो, तो उसे आप क्या कह सकते हो, तो उसे आप बोलते हो वर्ब। जैसे मैंने बोला कि आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मैंने बोला आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो भाई ये जो हैव है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजेशंस को, अधिकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अधिकार बता रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, वर्ब है। ये भी क्या है, वर्ब है। जैसे मैंने बोला ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है, तो ये क्या है, वह उसके भाई है जो है ये अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई। तो स्टेट है, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, ये वर्ब है। बात तो समझिएगा मेरे भाई। मैंने बोला ही गोज टू, ही गोज टू दिल्ली, ही गोज टू दिल्ली, वह दिल्ली जाता है। तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जाना ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया मेरे भाई, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्शन को जब रिप्रेजेंट कर रहा है तो यही क्या हो गया, आपका वर्ब हो गया। ये भी क्या है, वर्ब है। बताओ मेरे दोस्त, ये चीजें आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया, इस चीज को आप लोग समझिएगा। आप चाहो तो आप इसको इस तरीके से आप बता सकते हो, इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हो, तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे आप कह सकते हो मेरे दोस्त, आप देखिएगा ये दूसरा डिफिनेशन में लिख रहा हूं, ये देखिएगा, द वर्ड्स which say something about the subject, यानी वह शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता हो, सब्जेक्ट के बारे में बताता हो, उसे आप क्या कह सकते हो, उसे आप इज नोन एज वर्ब। उसे आप क्या बोल सकते हो मेरे भाई, उसे आप वर्ब कह सकते हो। उसे क्या बोलते हो आप, वर्ब बोलते हो। बताइए, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, मैंने बोला मेरे भाई, जैसे मैंने बोला, एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने बोला मोहन ईट्स अ मैंगो, मोहन एक आम खाता है। भाई कौन खाता है, आप देखिएगा कौन खाता है, यानी खाने का काम कौन कर रहा है। ये वर्ब किसके बारे में बात कर रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है कि मोहन खाता है। भाई समझ पा रहे हो बात, मोहन खाता है, तो ये क्या हो गया, ईट्स जो हो गया आपका क्या हो गया, वो हो गया वर्ब। ध्यान रखना, ये ईट्स क्या है, ये ईट्स आपका वर्ब है मेरे भाई। बताओ मेरे दोस्त, ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये पहला डिफिनेशन हो गया, चाहे आप इसको बोलो चाहे आप इसको बोलो, या अगर आप इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक डिफिनेशन और आप लोगों को लिखा रहा हूं बहुत आसान भाषा में, इसको देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे आप कह सकते हो द वर्ड्स that describe of an action occurrence war or state of being is known as वर्ब। उसे आप क्या बोलते हो मेरे भाई, उसे आप वर्ब बोलते हो। वह शब्द जो ये डिस्क्राइब करता हो, यानी एक्शंस को डिस्क्राइब करता हो, अकरेंस यानी घटना को, कि कौन सी घटना घटित हो रही है, उस घटना को डिस्क्राइब करता हो, उसे आप बोल सकते हो क्या, वर्ब। जो स्टेट ऑफ बीइंग यानी जो होने का बोध कराता हो, जैसे वह एक अध्यापक है तो अध्यापक होने का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया मेरे दोस्त वर्ब हो गया। बताइए मेरे दोस्त, ये चीज समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो आप वेरियस टाइप से इसको आप वर्ब को डिफाइन कर सकते हो। आपके पास में कई रास्ते हैं,
कई तरीके हैं वर्ब को डिफाइन करने के लिए। समझ पा रहे मेरे भाई? मुस्कुराओ मत, मुस्कुराओ मत। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए। अगर आपने क्लास को लाइक किया है तो ठीक है, तो शेयर कर दीजिए आप लोग। समझ पा रहे बात? यानी लाइक, शेयर, और अगर नए हो चैनल पे तो EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका ही चैनल है मेरे दोस्त, आप लोगों की जरूरत है हमें। आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, आपको इजी से इजी वे में कंटेंट को डिलीवर करने का प्रयास करूंगा। आप लोग बताइएगा कि ये जो आप लोगों का ये क्लास है ये कैसा लग रहा है, क्या ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है ये क्लास में? ये कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा मेरे भाई, कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है। तो आप इसको भी लिख लीजिए। अब मैं आप लोगों के साथ में ये बात करने वाला हूं कि वर्ब कितने प्रकार से हो सकते हैं। वर्ब कितने प्रकार से हो सकते हैं, मैं आप लोगों को बेसिक चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। अभी मैं जब वर्ब के बारे में डिस्कस करूंगा तो इसका पूरा डिटेल निचोड़ मैं बताऊंगा। ये बेसिक है मेरे भाई, बैच का नाम ही है सुपर बेसिक बैच 1.0, यानी बिल्कुल बेसिक से मैं लेकर चल रहा हूं। यानी उन बच्चों को माइंड में रख करके जिन्होंने कभी भी इंग्लिश के बारे में नाम नहीं सुना है, ना कभी उन्होंने इंग्लिश पढ़ा है, उन बच्चों को ध्यान में रख करके पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं ताकि वो बच्चे भी अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सके और उन्हें इंग्लिश से डर ना लगे। तो बिल्कुल आसान वे में मैं पढ़ा रहा हूं। आपका काम है इसको पूरे भारत में फैलाना, आपका काम है हर जन जन तक इसको पहुंचाना, हर बच्चे तक पहुंचाना। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी भाई आपका कर्तव्य भी है। आप देख रहे हो कितना इफर्ट से आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करता हूं, कितना सब कुछ, कितना मेहनत करना पड़ता है। समझ आया बात? तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आप मुझे बताइएगा, देखिए वर्ब जो है मेरे भाई, वर्ब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आप देखेंगे वर्ब जो है मेरे भाई मुख्यतः दो प्रकार का होता है। देखिए एक तो आप इसे बोल सकते हो मुख्य क्रिया, एक होता है मुख्य क्रिया, एक होता है मुख्य क्रिया और दूसरा होता है मेरे भाई सहायक क्रिया। दूसरा क्या है? सहायक क्रिया। बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान वे में मैं आप समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मुख्य क्रिया को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे मुख्य क्रिया को आप बोल सकते हो मेन वर्ब, यानी ये मेन वर्ब हो सकता है। इसी को आप प्रिंसिपल वर्ब बोलते हो। क्या बोलते हो मेरे भाई? प्रिंसिपल वर्ब बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो? इसी को आप ऑर्डिनरी वर्ब बोलते हो, ऑर्डिनरी वर्ब बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो मेरे भाई? इसी को आप बोलते हो अलग अलग प्रकार से, इसका नाम है मेन वर्ब हो गया, प्रिंसिपल वर्ब हो गया, ऑर्डिनरी वर्ब हो गया। समझ में आ रहा बात? यानी ये मुख्य क्रिया है। ये क्या है? मुख्य क्रिया है मेरे दोस्त। और सहायक क्रिया को आप क्या बोलते हो? तो सहायक क्रिया को बोलते हो ऑक्सिलरी वर्ब। इसको क्या, इसका क्या नाम है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ये ऑक्सिलरी वर्ब है, या इसी को आप बोलते हो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इसी को ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हो या इसी को आप क्या बोलते हो? हेल्पिंग वर्ब बोलते हो। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे भाई। मुख्य क्रिया को यानी प्रिंसिपल, यानी इसको मुख्य क्रिया को एक और नाम से जानते हैं, इसको आप फुल वर्ब भी बोल सकते हो। इसको क्या, किस नाम से जान सकते हो? फुल वर्ब। याद रखना, तो इसके अलग अलग नाम है। ये वर्ब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। अब कहोगे कि सर कैसे मैं पहचानूं कि ये मुख्य क्रिया है कि ये सहायक क्रिया है? तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। जब वाक्य में ध्यान रखना मेरे दोस्त, जब वाक्य में एक वर्ब हो, कितना वर्ब हो? एक वर्ब हो, केवल और केवल एक वर्ब हो, तो उसे बोलते हैं, तो उसे मेन वर्ब कहते हैं। तो वो क्या होता है? मेन वर्ब या फुल वर्ब या ऑर्डिनरी या प्रिंसिपल वर्ब इसे बोला जाता है। जब एक होगा तो वो पूरा क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। जैसे मैं अगर बात करूं, मैंने बोला आई हैव अ कार, आई हैव अ पेन, जो भी मन में आए आप एग्जांपल ले लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेंटेंस है, इसमें केवल एक ही वर्ब है मेरे दोस्त, हैव, इसीलिए क्या है? मेन वर्ब है। इसीलिए क्या है? मेन वर्ब है। मैंने बोला मोहन गोज टू दिल्ली, मोहन गोज टू दिल्ली। आपको मैंने अभी बताया मोहन गोज टू दिल्ली, आप समझिएगा दिल्ली। तो ये भी क्या है मेरे भाई? गोज टू एक ही वर्ब है, तो ये भी क्या हो गया? आपका मेन वर्ब हो गया। मैंने बोला ही इज अ टीचर,
ही इज अ टीचर। आप बात को समझिएगा, बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से। ही इज अ टीचर, तो ही क्या है मेरे दोस्त, सॉरी ही तो सब्जेक्ट है, इज ये वर्ब है, समझ में आ रहा है, अकेला है तो ये भी क्या हो गया आपका मेन वर्ब। बताओ बताओ ये चीजें आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए, बताओ मेरे दोस्त, कमेंट करके बताइए क्या ये चीजें आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया। एक्सिलरी वर्ब क्या होता है सर, तो एक्सिलरी वर्ब उसे कहा जाता है जो मेन वर्ब की सहायता करता हो, यानी कहने का मतलब है सेंटेंस में मेन वर्ब किंग होता है, ऑनर होता है, मालिक होता है, और हेल्पिंग वर्ब नौकर होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, नौकर होता है, यानी मालिक आगे आगे चलेगा और जो हेल्पिंग वर्ब होगा यानी नौकर जो है वो उसके पीछे पीछे चलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब से पहले प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे भाई ध्यान रखना, एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला मोहन, मोहन डज नॉट, ध्यान दीजिएगा, मोहन डज नॉट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। आप बात को समझिएगा मेरे भाई, मोहन डज नॉट गो टू मार्केट, तो मोहन आपका सब्जेक्ट है, आपको पता है। ये जो डज आ गया मेरे दोस्त, ये जो डज आ गया ये क्या है आपका एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब है, और वो क्या है, वो हो गया आपका मेन वर्ब। समझ में आया बात। तो देखिए मेन वर्ब से पीछे है, मेन वर्ब के पीछे है कि नहीं पीछे है, मतलब आगे आगे कौन चल रहा है, मेन वर्ब यानी मालिक, और पीछे पीछे कौन चल रहा है, हेल्पिंग वर्ब। तो ऑलवेज जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मेन वर्ब के पीछे होता है। यानी कहने का मतलब आप दो वर्ब है, तो जो पहला वर्ब होगा, जो वाक्य में पहले वर्ब आएगा उसे बोला जाएगा हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद में जो वर्ब आएगा उसे बोला जाएगा मेन वर्ब। समझ में आया बात। अगर दो वर्ब है तो उसमें से एक हेल्पिंग वर्ब होगा और दूसरा क्या होगा, मेन वर्ब होगा। मैं उम्मीद करता हूं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये था बेटा आप लोगों का क्या वर्ब के बारे में। एक पॉइंट और याद रखना मेरे दोस्त, जो वर्ब होता है, सॉरी जो एक्सिलरी वर्ब होता है वो टोटल 24 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है सर, यानी एक्सिलरी वर्ब की 24 होते हैं। कितने एक्सिलरी वर्ब होते हैं, 24। आपको पता होगा ये 24 होते हैं। 10 जो होता है, 10 मॉडल्स होता है, मॉडल्स। सर ये मॉडल्स क्या है, हर चीज बताऊंगा मेरे भाई, हर चीज इंग्लिश से खेलना सिखा देंगे। आप देखिए 10 मॉडल्स होंगे, 3 सेमी मॉडल्स होंगे, 3 सेमी मॉडल्स होते हैं। ये सब चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो 3 10 3 13 हो गया ना मेरे भाई, बहुत समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। 10 3 यानी मॉडल्स कितने हैं, 10, सेमी मॉडल्स 3, और 11 जो होते हैं अलग प्रकार के, मतलब वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे डू, डज, डिड, हैज, हैड, ये सब क्या है, ये सब 11 ऐसे मिलकर के इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब मिलकर के कितने होते हैं, ये होते हैं 11। तो ये हो गए 13 और 11 कितने होते हैं, 24। तो टोटल याद रखना जो 24 है वो क्या है मेरे भाई, तो 24 एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और जो ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब बहुत होता है, अनंत होता है, यानी आप इसमें इसको आप जितना याद करेंगे उतना कम है। यानी जितना भी एक्शन आप स्वयं करते हो, कोई भी व्यक्ति जितना एक्शन करता है वो सभी के सभी मेन वर्ब होते हैं। मेन वर्ब का मतलब जो वाक्य में काम हो रहा हो, जो वाक्य में काम हो रहा हो, यानी एक्शन को बोला जाता है मेन वर्ब, स्टाइल को बोला जाता है मेन वर्ब। समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो मेन वर्ब बहुत होते हैं, लेकिन आप जो एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, आप इसको ध्यान रखना, ये 24 होते हैं, जिनमें से 10 मॉडल्स और 3 सेमी मॉडल्स होते हैं, और जो 11 होते हैं, 11 अलग होते हैं, 11 यानी 11 अलग मॉडल मतलब वर्ब होते हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे बहुत होते हैं, डू होते हैं, डज होते हैं, डिड होते हैं, हैज होता है, हैव होता है, इज, आर, एम, वाज, वर। इस तरह से आप उसको काउंट करेंगे तो वो 11 पूरा होंगे, वो 11 होंगे, तो टोटल मिला करके 24 हो जाएंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया। इसको मेरे भाई आप एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए फ्रेंड्स हम दूसरे सेगमेंट्स के ऊपर बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइटिंग के बारे में। आपको पता है क्लास 5 में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था किस तरह से आप ये और ऐ
वाले मात्रा वाले शब्दों को आप इंग्लिश में लिखें। इसके ऊपर मैंने बात किया था, आज मैं आप लोगों के साथ में बात करूंगा वो और औ वाले मात्रा वाले शब्द जो है उनको अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो तो किस तरह से लिखना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं, बहुत आसान है, आप एक बार देखेंगे बिल्कुल आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और याद रखना आप लोग मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप लोग जो हिंदी वर्णमाला है उसको इंग्लिश में किस तरह से लिखना है इसको आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके आप इंग्लिश में हिंदी को नहीं लिख सकते हो। हिंदी से इंग्लिश तब नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि किस तरह से आपको मतलब का क्या होता है, का क्या स्पेलिंग होता है, यानी खा अगर आपको लिखना है तो किस तरह से लिखना है। हालांकि इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी फोनिक्स होते हैं 44 फोनिक्स, उन सभी के ऊपर मैंने बात किया है। आप लेक्चर देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने पढ़ाया है, तो वहां पर आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले भी आप हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में लिखना सीख लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए हम लोग बात करते हैं राइटिंग के ऊपर। आपको पता है आज हम लोग बात करेंगे वो और ये मात्रा वाले वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे कि वो को किस तरह से लिखना है और औ को आप किस तरह से लिखना है। आपको पता है वो रहेगा तो आपको दो मात्रा होती है, इस तरह से अगर लिखा है तो ये वो का मात्रा होता है। समझ पाए मेरे भाई, समझ में आया बात। अगर इस तरह से है तो वो को कहीं कहीं आप देखते होंगे कि इस तरह से भी लिखा होता है, इस तरह से लिखा होता है, तो आप याद रखना कि ये वो का मात्रा है। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई आपसे इस तरह से बताए कि ये भी वो का मात्रा औ का मात्रा है तो ये भी ठीक है, आप ध्यान रखना ये क्या है, औ का मात्रा है। या इस तरह से भी होता है कि औ का मात्रा किस तरह से, इसी तरह से होगा औ का मात्रा। ठीक है, आप ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर एक है तो आप माना एक है, अगर दो रहेंगे तो उसको आप क्या बोलोगे, औ बोलोगे। ये बात आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। अगर वो और औ को इंग्लिश में अगर लिखना हो इसके मात्रा को तो आप किससे लिखेंगे, तो ध्यान रखना आपको लिखना पड़ेगा। औ के लिए होता है मेरे भाई इंग्लिश में ये यू, औ के लिए क्या होता है ये यू। अगर औ का मात्रा है तो आप उसके लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ये यू। और अगर मान लीजिए वो का मात्रा है तो इंग्लिश में आप उसके लिए क्या लिखेंगे, वो। ये हो गया, आप इसको ध्यान रखना मेरे दोस्त, इसको आप ध्यान रखना। अब मैं इसके कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिख रहा हूँ और आपसे मैं पूछूंगा कि इसको इंग्लिश में आप किस तरह से लिखेंगे। चलिए भाई हम लोग बात करते हैं इन मात्राओं वाले वर्ड्स को आपको किस तरह से इंग्लिश में लिखना है, किस तरह से आप अंग्रेजी में लिखेंगे। बहुत आसान है, बहुत इजी वे में आप समझेंगे, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना मेरे भाई, और इस तरह से कोई बताए इस तरह से इसका मात्रा लिखे, चाहे आप इस तरह से भी होता है, ध्यान रखना। अगर इस तरह से लगा है, एक ही लगा है, अगर उसके ऊपर दो लगे हैं तब भी आप लिखेंगे इसको कि औ का मात्रा लगा हुआ है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अगर आप लोग ध्यान रखना मेरे भाई, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना है, अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो किस तरह से आप इंग्लिश में लिखेंगे, तो आपको मैंने बताया वो के लिए कौन सा मात्रा होना चाहिए, वो होना चाहिए। औ के लिए कौन सा मात्रा होना चाहिए, यानी कौन से इंग्लिश वर्ड होना चाहिए, ये यू होना चाहिए। अब चलिए मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूं, देखिए तो पे लगा हुआ है वो का मात्रा, तो आपको पता है के से क्या बनता है, का बनता है, के मीन्स का। अब आपको पता है वो के लिए आपको क्या लगाना है, यम से क्या बनेगा, मल है तो आप मल लिखिए, आप ध्यान रखना। अब भाई सरोज है तो आपको रा के ऊपर यानी वो का मात्रा लगा हुआ है, समझ में आया बात। तो यस से एस ये आपको पता है, और आर लिखना है और उसके बाद में जे लिखना है। ठीक है, आप पहले अभी देखिएगा, अब इनके बीच में आपको वो भरना पड़ेगा क्योंकि वो का मात्रा लगा हुआ है, जिसके ऊपर लगा है उसके ऊपर ही आप उसके बाद में ही आपको क्या करना पड़ेगा, वो जोड़ना पड़ेगा, वो ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे मनोज है तो यम लिखे आप, ना के ऊपर है तो आप उसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, जैसे लोहार है, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा मेरे भाई, लोहार है, अभी रुका रही है, मैं बता रहा हूं। लोहार है यानी ला के ऊपर लगा हुआ है तो इसके बाद में वो लगेगा, यानी अब हार का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, समझ में आ रहा बात। बोलना, अब बी फार बोलना आपको पता है, सही, बी मतलब बा होता है। अब इसके बा के ऊपर वो का मात्रा लगा हुआ है, अब इसके बाद में देखिएगा बोलना, आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दरोगा आपको पता होगा,
थाने में जो दरोगा होते हैं, ठीक है, एसओ साहब, आप देखिए अब दास मतलब डी से क्या होगा, दा होगा। अब रा के ऊपर है, रा के ऊपर मेरे दोस्त, रा के ऊपर वो का मात्रा लगा हुआ है, तो आप इसमें लिखेंगे, आप देखिएगा, ठीक है। कोयल है, कोयल का के ऊपर लगा हुआ है, तो आप क्या रखेंगे, के बाद में वो लगाएंगे, कोयल लिखा हुआ है, याद रखना मेरे भाई, ये है वर्ड्स। अब इनके बीच में आपको जहां पे वो का मात्रा लगा है, जिस वर्ड के बाद में देखो का के बाद में वो का मात्रा लगा है, तो के बाद में वो लगा दीजिए, हो गया कोमल। अगर रा के बाद में आप देखिएगा आर, आर रा जो होता है आर से लिखा जाता है, तो इसके बाद में आप लगा दीजिए, वो हो गया सरोज। मनोज लिखा हुआ है, तो ये ना के ऊपर वो का मात्रा लगा हुआ है, तो ये भाई ना यन से लिखा जाता है, तो उसकी यन के बाद में आप क्या लगा दोगे, वो लगा दोगे, हो गया मनोज। ये बात समझ पा रहे हो। लोहार लिखा है, तो ला के ऊपर वो का मात्रा है, तो इसके बाद में यल के बाद में लगा, ये लोहार हो गया। बोलना लिखा है, तो बा के ऊपर लगा, तो बी के बाद में वो कर दो, हो गया बोलना। दरोगा लिखा हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, दरोगा, यानी आर, आर के ऊपर वो का लगा हुआ है, हो गया दरोगा। कोयल लिखा हुआ है, तो के बाद में लगा देंगे। देखिए कितनी आसानी से आप इनके ये वर्ड्स आपके बन गए, कितने आसानी से ये वर्ड्स बन गए मेरे भाई। यही चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, यही तो बताना चाहता हूं। ऐसे आपको लिखना है, ऐसे आपको अपने कम से कम आप 20 वर्ड्स इसका लिखेंगे। अपना ये टास्क है, यानी 20 वर्ड्स आपको लिखना है मेरे भाई, 20 वर्ड्स टास्क है आपका। वो के मात्रा से 20 वर्ड्स आपको लिखना है। अब चलिए कौशल के ऊपर देख रहे हैं, ये वाले देख रहे हैं आओ के मात्रा वाले, तो आओ के मात्रा वाले आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश समझा रहा हूं। आप देखिएगा आओ के मात्रा वाले वर्ड को किस तरह से लिखना है, बहुत आसानी से समझ पाओगे। अब के फार जाता है, आप देखेंगे जिसके बाद में, जिसके ऊपर औ का मात्रा लगा हुआ है, उसी के बाद में बेटा आपको ये यू जोड़ना पड़ेगा, उसी के बाद में आपको ये यू जोड़ना पड़ेगा। देखिए कौ के ऊपर लगा है, तो के बाद में ये यू लगाना पड़ेगा। नौ के ऊपर लगा हुआ है, तो यन के बाद में ये यू जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम कंडीशंस, जी के बाद में आपको ये यू जोड़ना पड़ेगा। चौ के बाद यानी सी एच चा होता है, तो इसके बाद में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, ये यू जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको लिख करके दिखा रहा हूं मेरे भाई, जैसे कौशल लिखा हुआ है, तो कौशल के लिए के यू, के ये यू कौ। अफसल आप बासा जानते हो एस से बनता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में लिखना सीखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। नौकर लिखना है, तो यानी ये यू के ये आर, नौकर हो गया। अगर नौबस्ता लिखना है, तो यानी ये यू बी ए एस टी, ये नौबस्ता हो गया। समझ में आ रहा बात। गौतम लिखना है, तो जी ए यू टी ए एम, गौतम हो गया। समझ पा रहे हो मेरे भाई। चौपाल, चौपाल, आप देख रहे हो बात, देखो कितनी आसानी से ये वर्ड्स लिखे जा सकते हैं। अगर आप एक अच्छे तरीके से लिखने का प्रैक्टिस करेंगे, हमें फॉलो करेंगे, हमारे चैनल्स को अच्छे से देखेंगे, तो डेफिनेटली आपको हर वर्ड्स लिखना आ जाएगा, हर वर्ड्स आप सीख जाओगे मेरे भाई। इसको हर जगह शेयर कर दो, अपने भाई के साथ में शेयर कर दो, अपने दोस्त के साथ में शेयर कर दो, अपने फूफा के लड़के के साथ में शेयर कर दो, मौसिया के लड़के के साथ में शेयर कर दो, सभी के साथ में, जितने आपके रिलेटिव्स हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, सबके पास में शेयर कर दो। बताओ कि EWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट पे बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाता है। हर बच्चा सीखेगा, हर बच्चा सीखेगा, भारत का हर बच्चा सीखेगा। जिसे इंग्लिश कुछ नहीं आता है वो भी इंग्लिश सीखेगा। देखिएगा कितना आसानी से मैंने आपको बताया। आपको क्या काम करना है, 20 वर्ड्स इसके भी लिखने हैं। कितने वर्ड्स, 20 वर्ड्स, 20 वर्ड्स आपको इसके भी लिखने हैं। ये आपका टास्क है मेरे भाई। ऐसे मत करिएगा कि केवल इसको देखने के बाद में रहने दें। विश्वास मानिए भाई, आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तभी अच्छा आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो पाएगा। क्योंकि आपको जानते हो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाओगे। प्रैक्टिस आपको अच्छा करता जाएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छे तरीके से हर चीज आप सीख पाओगे। तो ये हो गया राइटिंग वाले पार्ट, आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के ऊपर। मैंने आप लोगों के साथ में इस क्लास में डिस्कस किया बेसिक राइटिंग के ऊपर कि किस तरह से आपको राइटिंग करना है, अपने राइटिंग स्किल को किस तरह से इंप्रूव करना है। अब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं स्पीकिंग के ऊपर, ठीक है। आप जानते हो स्पीकिंग में मैं आप लोगों को कम से कम 5 ऐसे वो कार्ड देता हूं जो आप लोग अपने स्पीकिंग में डेली स्पीकिंग में आप यूज करेंगे और आप बोलने का प्रयास करेंगे।
बिल्कुल अपना बार बार बोलोगे उतना ही हर चीज आसानी से आप समझ पाओगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये वोकैब जो आपके समझ मैंने रखा है भाई। कलाकार, कलाकार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जो होता है वो कलाकार उसे बोलते हैं। आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है? कलाकार। गायिका को क्या बोलते हैं? सिंगर। सिंगर मीन्स क्या होता है? गायिका। अरे भाई जो गाना वाना गाते हैं, जो आप दिन भर सॉन्ग सुनते रहते हो ब्लूटूथ लगा करके, ईयरफोन लगा करके, मैं उसकी गायिका की बात कर रहा हूँ। गायिका मीन्स क्या होता है? सॉरी, सिंगर मीन्स क्या होता है? गायिका। लेखक का क्या होता है? जो लिखते हैं, जो कविता लिखते हैं वो तो कवि होते हैं। जैसे जो लेखक होते हैं, जो कोई प्रोज लिखते हैं, गद्यांश लिखते हैं, उन्हें राइटर कहा जाता है मेरे भाई। उन्हें क्या बोला जाता है? राइटर बोला जाता है। और जो कवि होते हैं उन्हें पोएट बोला जाता है। ये चीज ध्यान रखना। तो राइटर हो गया। नेता, नेता भाई आपको पता होगा कि जो हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो क्या है? वो एक लीडर है, हमारे देश के लीडर हैं और विश्व के सबसे बड़े लीडर हैं। समझ आया बात? तो आप देख रहे हो ये लीडर, लीडर मीन्स क्या होता है? नेता, नेतृत्व करने वाला। लीड माने नेतृत्व करना और लीडर मीन्स क्या होता है? नेतृत्व करने वाला। समझ आया बात? भाग्यशाली, लकी, क्या बोलते हैं इसे? लकी। इसी को क्या बोलते हैं? फॉर्चुनेट। इसे क्या बोला जाएगा भाई साहब? फॉर्चुनेट। चाहे आप लकी बोलिए चाहे आप फॉर्चुनेट बोलिए, कहते हो भाई वो बहुत लकी है, यानी वो बहुत भाग्यशाली है। समझ में आया बात? तो ये 5 वोकैब्स हैं जो आपको अपने क्या, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो आपके साथ में शेयर किया है, क्या शेयर किया है? प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने आपके साथ में स्ट्रक्चर शेयर किया है, यानी सब्जेक्ट, इज, आर, एम, ये समझ में आ रहा बात। उसके बाद में नाउन और एडजेक्टिव, उसमें आपको इसको यूज करना है। नेगेटिव बताया था कि इज, आर, एम, यानी सब्जेक्ट इज, आर, एम, वाज, मतलब इज, आर, एम, इसके बाद में आपको नॉट लगाना है। फिर आपको क्या करना है? आपको क्या करना है मेरे भाई? नाउन या एडजेक्टिव यूज करना है। फिर मैंने इंटेरोगेटिव के बारे में बताया था, इंटेरोगेटिव में कि सबसे पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा? इज, आर, एम आपको यूज करना है। उसके बाद में सब्जेक्ट यूज करना है अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसी के हिसाब से आपको वहां पे वर्ब देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको यूज क्या करना है? नाउन और एडजेक्टिव। फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क देना है। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है क्लास 5 में। तो आप इन स्ट्रक्चर्स का प्रयोग बोलने के लिए इन वर्ड्स का करेंगे, इन वर्ड्स पे आप उनका अप्लाई करेंगे। जितना भी वर्ड्स मैंने दिया है सब पे आप बार बार बोलो, एक बार नहीं। मैं यहाँ पे एक बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ज्यादा बार बार बोलूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? ज्यादा बार बार बोलूंगा तो ये जो वीडियो है ये बहुत लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, जिससे आपको भी बोरिंग होने लगेगी। इसीलिए मैं एक एक बार आपको बोलकर दिखा रहा हूं। जैसे बोलना है आई एम आर्टिस्ट, यू आर आर्टिस्ट, शी इज आर्टिस्ट, ही इज आर्टिस्ट, वी आर आर्टिस्ट, दे आर आर्टिस्ट। समझ में आ रहा बात? इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी। आप सभी को जय सिया राम। अंत तक आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और इसको मेरे भाई पसंद आए ये लेक्चर वीडियो तो आप लोग इसको मतलब शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, जय सिया राम।